बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे दिया है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इस फैसले को मुस्तरद करते हुए लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस फैसले की शदीद मजम्मत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि यह तख्ते लाहौर की लड़ाई है। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। क्या इसके बाद जो आईनी बहरान हमें मुल्क में नजर आ रहा था और सियासी भी, वो मामलात संभलते देख सकेंगे? देखिए, मामला तो अब किस तरफ जा रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुश्वार है। उसकी वजह यह है कि काबीना ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और पार्लियामेंट के अंदर भी फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर कानून ने, उनके इत्तेहादियों ने, उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया है। भुट्टो साहब की आज बरसी थी। दुनिया के या खित्ते के या इस्लामी दुनिया के जो भी आप कहें, एक बड़े लीडर जिनको फांसी हुई और जिनके बारे में एक राय है, एक मुतफिक का राय है कि उनका अदालती कत्ल हुआ, उनको इंसाफ नहीं मिला। उस मरहले पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी बात की थी इमरजेंसी या मार्शल की, और उन्होंने कल भी कहा था ये तख्ते लाहौर की लड़ाई, और आज भी उन्होंने कहा है तख्ते लाहौर की लड़ाई। लेकिन मसला ये है कि उसमें से एक तख्ते लाहौर जो है उनके वो इत्तेहादी भी हैं। तो ये तख्ते लाहौर की जो लड़ाई है, अगर तख्ते लाहौर की लड़ाई है तो फिर उसमें तो उनके इत्तेहादी भी हैं, क्योंकि जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून उसमें मौजूद है पंजाब में। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि फैसला आ गया और फैसले को हुकूमत ने कहा हम नहीं मानेंगे। इसी दौरान बदकिस्मती से जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि बदकिस्मती से मुझे इस बात का ये जो तफरीक या तकसीम है सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान में, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। पहले था जब ये फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस गया था, फिर मेरा ख्याल था कि शायद ये ख़त्म हो गया मामला। लेकिन फिर गुजरे चंद दिनों में जिस कदर ख़तरनाक अंदाज में ये तकसीम उभरी है सामने, तो उससे तो मुझे कुछ लोग इसको 1997 से मिला रहे हैं। बहुत सारे वाक़यात हुए थे 1997 में, हालात मुख्तलिफ थे। सज्जाद अली शाह साहब ने एक आउट ऑफ द 10 प्रमोशन उनकी हुई थी, उस पर भी जज साहिबान से नाराज़ थे। फिर उसके बाद हथकड़ियाँ लगने के ऊपर उन्होंने सुमोटो ले लिया था, उस पर भी हुकूमत नाराज़ हुई थी। फिर उसके बाद 13वीं तरमीम को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो बहुत सारी बातें थी। लेकिन आज जो है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और उनके साथ जो उनका बेंच और उनका ये फैसला। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत अब इसको नहीं मान रही, तो आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? तो अजहर सिद्दीक साहब को से हम बात करते हैं। उन्होंने इस तमाम अरसे में ये मुकदमा लड़ा, मुख्तलिफ महाजों पर लड़ा। यानी जो लोग कई लोग गायब हुए, तो उसका भी अजहर सिद्दीक साहब उनके लिए भी खड़े हुए थे, और इमरान खान साहब के भी कई मुकदमात में भी और कई हवालों से। तो अजहर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर शाह साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड टाइम। आपके प्रोग्राम में आना एजाज की बात है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये काइंडली बताइएगा कि ये फैसला तो आ गया और आपके हक में आया, और जाहिर है कि एक बड़ी आपने और आपके साथियों ने, अली जफर साहब ने, बाबर इवान साहब, पूरी जो आप की लीगल टीम ने एक बड़ा केस जीता है। हुकूमत कह रही है कि हम इसको नहीं मानते, क्योंकि इसमें जो बेंच है वो अभी तक वो कह रहे हैं कि ये बेंच जो है ये 4-3 वाला था, और इसमें उन साहिबान को रखा गया। अभी नवाज शरीफ साहब ने भी बात की, शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, वो कह रहे हैं हम इसको नहीं मानते। अच्छा, पंजाब के जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम अदालत के फैसले को मानते हैं। अब मुझे बताएं आगे क्या होने जा रहा है? ये नहीं मान रहे, फैसला आ गया है, जजों में एक तकसीम बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। व्हाट नेक्स्ट? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली तो बात है, वफाकी हुकूमत का इससे लेना देना कोई नहीं है। ये सूबों के इलेक्शन है, निगरान हुकूमतें सूबों में इंस्टॉल हैं, इलेक्शन में सारे प्रोसेस में उन्होंने काम करना है। वफाकी हुकूमत का तो दूर दूर मां सिवाय पैसे देने के अलावा और तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। या फर्ज करें कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, या रेंजर्स, या पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट के हवाले से उसका बाकी कोई कंसर्न नहीं है।
और मैं हैरान होता हूं कि नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है इस सारे प्रोसेस के साथ। नवाज शरीफ ना किसी सियासी जमात के लीडर हैं, ना वो इस वक्त कोई पार्लियामेंटेरियन है। वो होंगे कोई हवाई सदर या हवाई कोई लीडर होंगे उनका, और ना उनके इस इस्तेहकाक पहुंचा। और वैसे भी वो एब्सकॉन्डर है। ये टेलीविजन मैंने अभी आज ही अदालत से नोटिस करवाया था कि एब्सकॉन्डर जो है, पैमरा ने पाबंदी लगाई हुई है कि एब्सकॉन्डर टेलीविजन पे नहीं आ सकता, ना कोई तकरीर कर सकता है। लेकिन अब यहाँ हो रहा है। वजह यहाँ क्या है कि यहाँ माफिया एक हुकूमत की तरफ पर बैठे हुए। मैं इनकी तरफ नहीं जाना चाहता। मैं दो तीन चीजें मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर सारी आपको, क्योंकि ये जंग पुरानी है और मैं हाईकोर्ट से इस जंग को लड़ रहा हूं कि हाईकोर्ट में जब ये तारीख नहीं दे रहे थे, गवर्नर का ये कहना था कि असेंबली मैंने तहलील नहीं की है, बाय फ्लक्स ऑफ टाइम हुई है, आर्टिकल 112 को सामने रखते मैं तारीख पोल डे क्यों दूं। पोल डे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जो सदर और गवर्नर को, यानी सूबाई असेंबलियों में गवर्नर को, नेशनल असेंबली में सदर को देता है। ये जब ना ही काम हुआ तो हम लोग पिटीशन दायर की। जस्टिस जवाद हसन सिंगल जज, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये सो कॉल्ड लीडर्स जो हैं जितने भी हैं, आ जाए बता दें किस कानून के तहत। यानी एक सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट ने, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की बात नहीं कर रहा, जस्टिस जवाद हसन ने 5-6 हेयरिंग हुई, ये सारे आए, गवर्नर आया, वफाकी हुकूमत आई, सबकी बातें सुनी, अंडरटेकिंग ली चीफ सेक्रेटरी की, आईजी की, और वो कह दिया कि नहीं, अजहर सिद्दीकी साहब का था कलामी, वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते। अच्छा, अदालत ने फैसला कर दिया है, ठीक है, और अदालत एक जो और मैंने आज देखा, अदालत इलेक्शन कमीशन कल इजलास करेगा और फिर अदालत उनसे, जाहिर है कि उनके ऊपर भी मॉनिटर कर रही है कि उनको हुक्म दिया और इलेक्शन कमीशन जाहिर है कि उनको फॉलो कर रहा है। उसके बाद वजारत खजाना से भी उनको भी डायरेक्शन दे दी कि आप ये पैसे दें। अच्छा, उन्होंने गालिबन वजारत दिफा ने जो रिपोर्ट जमा करवाई होगी उसको भी उन्होंने देखा होगा, फिर ये फैसला किया। तो मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो अभी यानी अमलन ये तमाम प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट देख रही है। जी, उसकी वजह डॉक्टर साहब ये है कि हर एक का किरदार, मैं आपको वही बदनीति सारी बतानी थी। इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है इस साल, मैं बड़ा वजाहत के साथ, मेरे पास इस बात के सबूत मौजूद है, जो रीजनिंग सारी मौजूद है। आप यानी आप ये कहते रहे कि जनाब इलेक्शन कमीशन पोल डे नहीं देता रहा, और जिस तरह के फर्जी सा इजलास बुलाकर डेट, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं था, पोल डे देने का भी और शेड्यूल को विड्रॉ करने का भी। अब जो रीजनिंग सारी सामने रखी, उन्होंने दो बहाने बनाए। दो बहाने ये बनाए कि पैसे नहीं दे रहे, 21 अरब रुपया जरा या 20 अरब रुपया देना है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये रोटी स्कीम के अंदर 90 अरब रुपया झोंक दिया है और लोगों को लाना लगा के जलील किया है। फिर आपने 10 अरब के लैपटॉप दे दिए। फिर आपके पास जितना आमदन आ रही है उस आमदन का सिर्फ और सिर्फ गालबन 1% या 2% के करीब ये पैसे हैं जो इलेक्शन के लिए आने थे। तो ये चीजें सारी अदालत के सामने लाएंगी। अदालत ने इसलिए बुलाया, सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बुलाया, सेक्रेटरी डिफेंस को भी। और ये अब जो कि वजह यह है कि यहाँ किरदार वाजे हो गए हैं। वफाकी हुकूमत जान के डिले कर रही है, इलेक्शन कमीशन साथ नहीं दे रही। अब इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद किया गया है कि इलेक्शन कमीशन यानी क्या करना है, सेक्रेटरी डिफेंस ने 11 अप्रैल से पहले पैसे ट्रांसफर करने हैं और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी है कि ये पैसे हमें आ गए हैं। इसी तरह डिप्लॉयमेंट के हवाले से कि मिसाल के तौर पर रिजर्व फोर्स आनी है या पैरा मिलिट्री फोर्सेज आनी है, वो सेक्रेटरी डिफेंस की हद तक आकर वो आना है। अब यानी वफाकी हुकूमत ना वजीर आजम का कोई ताल्लुक है ना, वैसे तो मैं ये बता दूं कि ये जो मुस्तरद करने की बातें की हैं सब ने तौहीन अदालत कमिट की है। अब तौहीन अदालत की मुनासिब टाइम पे ये रिकॉर्ड सारा रख लिया मैंने, ये अभी लेंगे, अभी इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। अभी इलेक्शन कराने का मेन फोकस है, जो कि अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम और कल भी अहम होगी। और देखिए इतना खूबसूरत फैसला है, नजरिया जरूरत दफन कर दिया है। कैसे? 30 अप्रैल की डेट थी और 30 अप्रैल की डेट मुशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन ने सदर के साथ बैठ, सदर ने तो डेट 10 अप्रैल की दी थी और बाद में चेंज होकर 30 अप्रैल, और 30 अप्रैल से आगे 14 मई तक क्यों गया है कि 22 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक का वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ने जाया कर दिया है। और मैं किसी स्टेज के ऊपर मैं बता दूं आपको, मैं आपके फोरम पे ऐलान कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 4 और 5 का और हलफ तोड़ने का केस भी मैं लेके आऊंगा, गवर्नर के अगेंस्ट मैं लेके आऊंगा, जो कि अभी हम ट्रैक से हट ना जाए। हमारा मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक काम करे, लेकिन वो डॉक्टर साहब काम नहीं कर रहा है। और इलेक्शन मुझे नहीं, अब इलेक्शन कमीशन की क्या पोजीशन है? इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है या सुप्रीम कोर्ट ने उसको पाबंद कर दिया कि हमें आप रिपोर्ट दें? क्या है आज के फैसले में?
इलेक्शन कमीशन की देखिए, इलेक्शन कमीशन का पोस्टपोन करने का प्रोसेस अगर आप पंजाब की हद तक अगर आप देख लें, शायद मसूद साहब आते ही इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दी, इन्होंने पूरा पंजाब उखाड़ मारा। 144 का निवाज, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को उठाना, आप बता दें जितनी एक सियासी जमात को टारगेट करके ये बी टीम के तौर पर निगरान हुकूमत यहां काम कर रही थी। मैंने मोहसिन नकवी को सेलेक्ट भी इलेक्शन कमीशन ने किया, ये भी याद रखिएगा कि ये पूरे एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा था। तो अब इन चीजों को देखा जाए, इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून की पाबंद 218(3) का है, साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। 220 का इख्तियार है कि तमाम को, तब अगर नहीं कोई मान रहा, ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि आए आकर लेके आए, पैसे का इंतजाम करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक महम बना रहा, कुछ किया ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके इख्तियारात याद कराए हैं कि आपने ये दोनों काम करने हैं, पैसे भी देंगे और पैसे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साथ जहां 220 का इख्तियार है, वहां आर्टिकल 190 का इख्तियार भी है। और यहां अब किसी वजीर आजम या काबीना की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है इनका। इंतजामिया है जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इंतजामिया ने सारे मामला को लेकर चलना है और उन्हीं ने पैसे देने हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और ये आपका कोई सेक्रेटरी डिफेंस या सेक्रेटरी फाइनेंस रोक नहीं सकता है। और ब्यूरोक्रेसी इसी बात से डरती है कि कल तो हिनी अदालत में हम ना आ जाएं। तो इसलिए अपना पॉलिटिकल शख्सियात जो है ना, वो बैठे जो मर्जी शोर डालती रहे, जिस तरह मर्जी कहते रहे, लेकिन एक किरदार वाजे हो गया कि ये 13 फासिल जमातें जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहती, जिस तरह नहीं, मेरा सवाल अपनी जगह। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत ताउन इसको मुस्तरद करती है, उन्होंने ऐलान कर दिया। मैं ये समझ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दिफा को बराह रास्त ऑर्डर्स कर दिए कि आप इलेक्शन करवाएं। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? मतलब हुकूमत इसको मुस्तरद करे तो क्या फर्क पड़ेगा? जी देखें, अब सबसे बड़ी वजह देखें, जिस किसी ने मशवरा दिया, उन्होंने खुद पांव पे कुल्हाड़ी मारी, इन्होंने कहा हम बाइकॉट करते हैं। इन्होंने ये रिकॉर्ड की बातें हैं, जब ये रिकॉर्ड करके वफाकी हुकूमत पीछे हट गई, वफाकी हुकूमत खुद ही पीछे हट गई है। वफाकी हुकूमत ये चाहेगी, ये शहबाज शरीफ या उनकी काबीना वगैरह, इन्होंने खुद अपने आप को पीछे हटा लिया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट रेस्क्यू करने आई, जो कि कस्टोडियन है, गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स की। इसीलिए सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी फाइनेंस को बराह रास्त डायरेक्शन दी है, इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दी है कि आपने साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। यानी हुकूमत अगर इसको मुस्तरद करती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉलिटिकल गिमिक्स की बातें करें। और मैं आपकी इजाजत के साथ ये भी बताता चलूं कि जस्टिस काजी फायद ईसा का 3 मेंबर बेंच, वो 6 मेंबर बेंच बैठ गया आज वो जो हाफिज कुरान वाला केस था, उसमें 6 मेंबर बेंच बैठ गया। 6 मेंबर बेंच ने इस बात को भी तय कर दिया, पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 306 के मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है, और आज को नोटिस किसने लेना है। और एक ये भी बात बता दूं आपको कि जो ये अफवाह तोड़ रही थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट डिवाइड की बात है, वो 5-6 जजेस के अलावा बाकी जो मामला है, मैं नहीं समझता वो भी इस मामले की नजाकत को समझते हुए इदारे को रेस्क्यू के लिए आएंगे, इन लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे। और ये जो एक इंप्रेशन आया हुआ है ना कि यानी अब लोग आज बात करते हैं हुदैबिया के केस के हवाले से, यानी जस्टिस काजी फायद ईसा ने और जस्टिस तारिक मसूद ने किस कैपेसिटी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामले को, और यहां इससे पहले देखें रजिस्ट्रार के मामले के अंदर किस इख्तियार के तहत गवर्नमेंट को लिखा कि आप इस रजिस्ट्रार को रिमूव कर दें। मैं तो इसको मिसकंडक्ट के जुमरे में भी समझता हूं। और आज के 6 मेंबर बेंच ने सारी की सारी चीजें, 4 चीजें सेटल डाउन कर दी हैं। पहली तो बात है कि आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस ने लेना है, या कोई बेंच तजवीज करेगा, चीफ जस्टिस ने लेना है। मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है। और तीसरा जो 3-2 का या 4-3 का वो मामला भी रेस्ट खत्म कर दिया है कि 1 मार्च का 3-2 का जो फैसला था 5 मेंबर बेंच का, वो बिल्कुल ठीक था। जस्टिस काजी साहब, जो बाकी 4 जजेस ने कहा, अगर मान भी ले जाए वो 4 जजेस हैं, वो 4 जजेस का फैसला भी ओवरटर्न हो गया है। और अब आकर ये बात तय हो गई है कि जो 3-2 का फैसला 1 मार्च का है वो फील्ड में रहता है। और अगर मैं फर्ज करें जी, मैं कहता हूं छोड़ दें तमाम फैसले को डॉक्टर साहब, असल बात है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर इलेक्शन पाबंद किए हैं। इसमें कोई एक गैर आईनी बात बता दें आप, और ये बहाना बनाकर करते हैं कि जनाब इलेक्शन सारे इकट्ठे होने। मैंने चैलेंज किया बारहा, अता ताड़ थे, मुसद्दक मलिक, एक को मैंने चैलेंज किया कि बता दे कौन सी प्रोविजन है जो कहती है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। हिंदुस्तान में देख ले, अमेरिका में और पाकिस्तान के अंदर भी यही है। सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 69 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, जो बात कर रहा है सिंगल पोल की।
और सिंगल पोल ऑफ असेंबली, और असेंबली डिफाइन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, यानी नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के सिंगल पोल होंगे। यानी ये नहीं है कि आधे एक दिन हो जाए आधे एक दिन हो जाए, जैसे सुबह पंजाब के इलेक्शन है वो आप कह अजहर सिद्दीकी कता कलामी, ये आप मुझे बताएं कि मजमूई तौर पे एक आम सी राय है, और ये राय जो है ये माहिरीन कानून की भी है, मीडिया के लोगों की, कि अदालत तकसीम है इस वक्त, और ये मुनासिब मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मतलब है कि ये जो नुक्ता है कि वो कहते हैं कि यही जज साहिबान क्यों, बाकी जज साहिबान क्यों नहीं, ये जो नुक्ता है ये तो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इसको लोग 1997 से मिलाते हैं, फिर ये क्या मामला है? 1997 बनाने की कोशिश तो नवाज शरीफ और उनके हवारियों ने की। आज जिस तरह के नारे लाकर लगाए गए, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इस वक्त पूरी कौम अदालतों के साथ खड़ी है। और आपने टॉप ट्रेंड देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जिस तरह चलता रहा, वो नवाज शरीफ की बातें और थी। और डिवाइड की बात देखिएगा डॉक्टर साहब, आप जो कि लॉयर्स मूवमेंट के, मैं तो उसका हिस्सा रहा हूं, मीडिया एडवाइजर कोऑर्डिनेटर। लॉयर्स मूवमेंट के दो मकसद थे, एक मकसद था जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाना, और दूसरा मकसद था जजेस की भर्ती। 105 जजेस निकाले गए, 105 जजेस भर्ती किए। मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं वो सुनने वाले को समझ आ जाएगी। अब लोग सवाल करते हैं ना, हुदैबिया का केस किस तरह बंद हुआ, आप लोगों के सामने है, मीडिया पे कवरेज के हवाले से बात आई, आपके सामने है। इमरान खान की जात को टारगेट करने के हवाले से जिस तरह के खुद नोटिस लिए गए वो सामने है। लोग सवाल करते हैं कि एक तरफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात कर रहे हैं कि जस्टिस मुजाहिर अकबर ने, उनका है क्या किया उन्होंने? ऑडियो के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ऑडियो आई है इसीलिए उनको, लेकिन ऑडियो को जी मैं एक बात अपना डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, आपको याद होगा अरशद मलिक की एक वीडियो आई थी, और उस वक्त उसका मामला सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया था, यही 184(3) के अंदर उन्होंने 6 प्रिंसिपल तय कर दिए थे। अगर ऐसी ऑडियो वीडियो कोई आएगी तो इसका पहले फोरेंसिक होगा, फोरेंसिक होने के बाद किसी कोर्ट में जाएगी, किसी कोर्ट में जाकर उसको बकायदा जज किया जाएगा, क्या इसने कोई, यानी उसमें से क्या ऐसा चीज देखी है। ये वो मलिक अयूब वाली वीडियो नहीं है जिसमें साबित हो गया था, आवाज ये आई थी क्या काम कर रहा है। इसके अंदर कोई एक चीज बता दें, कोई एक केस बता दें। अगर जज साहब के साहबजादगान जो है वो वकालत करते हैं, उसमें बुराई क्या है? क्या अपने वालिद के सामने पेश होते हैं? आंसर इज बिग नो, बिल्कुल पेश नहीं होते हैं। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। अगर इन सारी चीजों को मिलाकर आप इकट्ठा देखें ना, तो ये जो डिवाइड करने की कोशिश की है, ये पोलिटिसाइज किया है। और देखें, जब दो मेंबर बेंच का फैसला आया, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदोखेल का, मरियम नवाज ने कहा कि मेरा बयानी हमारा बयानी है। यानी क्या हो गया है? और दूसरी तरफ देखा जाए कि यहाँ इमरान खान या बाकियों ने ये नहीं कहा कि हमारी कि हमारा बयानी है, उन्होंने कहा आइन और कानून के मुताबिक। आप देखें, जब सुओ मोटो उनके दौर में लिया गया और रात को लिया गया, फिर वही सुओ मोटो ही था ना, वही सुओ मोटो के निस्बत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो पूरा साल चलती रही। और इनका एक ही वतीरा रहा, हर केस के अंदर फुल कोड बना दे, हर केस में फुल कोड। भाई फुल कोड में डॉक्टर साहब, मैं ये सिंपल सी बात कह रहा हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज जस्टिस जवाद अख्तर ने यह तय कर दिया, एक सिंगल जज ने, फुल कोर्ट किस लिए बनाना है? फुल कोर्ट कंट्रोवर्शियल करने के लिए, या अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई थोड़ी बहुत जजेस में अपने में डिवाइड है, अगर उस चीज को फैलाने के लिए ना, यहाँ पोलिटिसाइज किया जा रहा है। बात इतनी है कि जो जजेस है हमारे, इवन जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस अतर बिलड़ा या जस्टिस याया फरीदी, ये भी हमारे जजेस है, हमारी अदालतों के जजेस है। लेकिन ये बात करके डिवाइड एंड रूल का एक प्रिंसिपल लेके आना, ये सियासतदानों को वतीरा अच्छा नहीं लगता। हमारी अदालतों के साथ खड़े होना चाहिए। अदालत चाहे कोई भी हो, या तो ये बताएं, देखिए मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से चैलेंज कर रहा हूं, नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहा हूं, शहबाज शरीफ को चैलेंज कर रहा हूं, वजीर कानून को चैलेंज कर रहा हूं, इन तीनों को, कि आए बताएं कौम को कि इस फैसले में क्या गलती है। क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन ही होने चाहिए? आप लोग कौन है? वफाकी हुकूमत का सूबाई हुकूमतों के क्या, जब केयर टेकर सेटअप। अच्छा, एक और बहाना बनाते हैं कि जनाब जब कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे तो यहाँ सूबाई असेंबली इंस्टॉल होगा। भाई 22 सीटों के इलेक्शन हुए हैं पंजाब के अंदर, कौन सी हुकूमत थी? हुकूमत थी हफ्जा शरीफ की, और उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत गए। यानी अगर ये बुनियाद बनाकर, और अभी देखें आप, अभी जो निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप इनका बैठा हुआ है इस वक्त वहां पर, और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीना हराम किया हुआ है। आप अंदाजा लगा लें, यहाँ पर हम तो रोजाना केस देखते हैं ना, यानी देखिए 84 केस है अपना पंजाब पुलिस ने, 43 केस है वो 23 किलोमीटर के अंदर इस्लामाबाद पुलिस है, FIA के केसेस, एंटी करप्शन के केसेस, फिर आप नैब के केसेस, कोई सारा टोटल। मुझे अजहर सिद्दीक साहब ये बताएं
बहरान खत्म हो रहा है या बहरान बढ़ रहा है? एक आपसे एक तज्जियाकार के तौर पे पूछ रहा हूं, बहरान बढ़ रहा है या इस्लामाबाद में ये फीलिंग है कि बहरान बढ़ रहा है? और कहीं कोई अच्छा इमरजेंसी की बात कर रहे हैं बिलावल, कहीं कोई वो मार्शल की बात कर रहे हैं, कहीं वो कोई टकराव, कहीं मतलब ये मामला इलेक्शंस की तरफ जा रहा है या कहीं और, यानी वो कहते हैं ना अच्छा किसी और डॉक्टर तरफ साहब, तो जाने के इम्कानात नहीं है इसके। डॉक्टर साहब एक तो बात है कि अपना इफ्तिखार चौधरी के केस के बाद मार्शल लॉ के दरवाजे तो तकरीबन बंद हो गए। वो अब तो इमरजेंसी 73 में के आइन के बाद भी बंद ही हो गए थे ना, तो जिसने बंद किए थे उसको फांसी हो गई थी जी। जी 18वीं तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 232 से लेकर 235 इमरजेंसी जिसकी लगाने की बात कर रहे हैं, वो जो वजूहत है इंटरनल एग्रेशन या एक्सटर्नल एग्रेशन के हवाले से, सॉरी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या एक्सटर्नल एग्रेशन के हवाले से देखें क्या ऐसे मामलात हैं। और अगर किसी सूबे में लगाना है तो सूबे में पहले गवर्नर की रिपोर्ट आनी है, वो जानी है सदर पाकिस्तान के पास, तो फिर बैठकर तय होना है। या फाइनेंशियल कोई इमरजेंसी लगानी है तो क्या इनके पास है क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए? यानी इन्होंने एक साल में सत्यानाश कर दिया इस मुल्क की इकोनॉमी का। और बड़ी सिंपल सी बात है, जब प्रियम्बल में लिखा है कि यहाँ एक हुकूमत कर रही है मुंतखब नुमाइंदों ने, और ये वही लोग हैं जो एक एक लम्हे के लिए इनके पुराने बयान चलाकर दिखाते हैं, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ, सब के, कि एक दिन के लिए लेट नहीं हो सकते। मैं समझता हूं इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म कर दिया है। अगर इलेक्शन ना होते, अगर ये बातें ना जाती, ये लटकता रहता या 8 अक्टूबर तक चला जाता, तो फिर यहां पर ये इस तरह के कयास और अनारकी मुझे रहनी ये थी। नहीं, मुझे ये बताएं एक बात अदर सिद्दीक साहब आपसे, कानूनी नुक्ता, अगर इमरजेंसी का फैसला करती है वफाकी हुकूमत तो क्या ये फैसला भी सदर के पास जाएगा? तो बिल्कुल जी, यही तो बड़ी मजेदार बात है कि ऐसे नहीं होना। आर्टिकल 48 यही तो है। लेकिन अभी ये कानून बनाया है इन्होंने। अभी इन्होंने जो बाकायदा जो सुओ मोटो की पावर कम करने के वाले से, मैं इसको चैलेंज करने लगा हूं। मैं ये भी बता दूं आपको जी कि ये ना, ये कौन होते हैं? पहले मैं 1 मिनट के लिए ये क्लियर करके फिर मैं इमरजेंसी की तरफ बता देता हूं। पहली बात जरा ये वाला है ना, ये जो कटेल करने की बातें हो रही हैं, अब ये वाला एक्ट पास कर लिया, ये सदर पाकिस्तान के पास गया 15 दिन के लिए। सदर पाकिस्तान इस पे एतराजा लगाते हैं, या 186 में सुप्रीम कोर्ट की राय के लिए लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद 9 दिन 24 दिन के करीब तो ये मामला ये रहेगा। मैंने इसमें एक रिप्रेजेंटेशन पहले लिख दिया कि आर्टिकल 191 के तहत ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने बना दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आज 6 मेंबर बेंच ने फिर उस पर मोहर लगा दी है। यानी अब ये बेंच क्या होगा आप। और दूसरी बात है, जब हमारा आर्टिकल 184(3) के अंदर अपील नहीं है, ये कौन होते हैं? क्या पता नहीं था लेजिस्लेचर को? हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं, उसके लिए आईनी तरमीम करनी होगी। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार जुरिसडिक्शन में आना है तो आर्टिकल 142, आर्टिकल 70 और एंट्री 55 देख लें। आप एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट की, आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को टच भी नहीं कर सकते। आर्टिकल 175 अगर देख लें, शरफ अफरीदी केस देख लें, जहां अपना अगर वहाबुल जहां खैरी पर साहब वाला, ठीक है। नहीं नहीं, मेरा मेरा सवाल, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इमरजेंसी का फैसला होता है तो क्या ये फैसला इसमें सदर आएंगे कहीं या हुकूमत लगा सकती है बराह रास्त? मैं ये नहीं, सदर पाकिस्तान से होके जाना है सारे में, इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट और में ऐसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी जैसे 2007? बिल्कुल जी, इवन हाई कोर्ट में भी, जी इवन हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। और डॉक्टर साहब ना याद रखिएगा, मैं अब आपको तारीख में लेके जाना हूं, जब पंजाब असेंबली पे ये कब्जा चल रहा था हमजा शरीफ और पीएमएलएन का, तो उस वक्त हलफ लेने के लिए यही जस्टिस जवाद हसन, जिसके बारे में आप ये बुरा भला कहते हैं, उन्होंने हलफ लेने का कहा था स्पीकर नेशनल असेंबली को। और साथ लिखा था कि आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है सदर पाकिस्तान और गवर्नर ने। मैंने उसको चैलेंज किया था इंट्रा कोर्ट अपील में, और मैंने वो पोर्शन सस्पेंड कराया था। मैं ये रिकॉर्ड की बातें आपके सामने रखने लगा हूं। तो यहां अब आगे अगर आप देखा जाए तो अब, और वहां उस वक्त कोशिश काबिश हो रही थी कि सदर पाकिस्तान इस्तीफा दे दें। सदर पाकिस्तान और मौलाना फजलुर रहमान इसके कैंडिडेट थे। मौलाना फजलुर रहमान किसी जगह ये नाराज भी इसलिए हैं कि ये इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, सदर पाकिस्तान नहीं आए। और हम पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे थे यहाँ सदर पाकिस्तान। आज देखें कई मामला में सदर पाकिस्तान होने की वजह से बचा हुआ है। कई कवानीन उन्होंने इस तरह के बनाने की कोशिश की, और हर जगह हर्डल क्रिएट की सदर ने ये इलेक्शन डिले करने के हवाले से लिखे, उन्होंने अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा किया। वरना तो यहाँ पर मम सदर बैठे होते थे। अजहर सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इस दुआ के साथ कि जो भी कुछ आगे हो वो मुल्क के लिए बेहतर हो, क्योंकि यहाँ एक हिजान सा नजर आ रहा है इस वक्त। और नवाज शरीफ साहब ने भी जैसे कहा कि इस तरह के फैसलों के नतीजे में 500 रुपए, आज 192 रुपए तकरीबन हो गया था डॉलर, और ओपन मार्केट में, इंट्रा बैंक ओपन मार्केट में 200, सॉरी 300 से ज्यादा, 391, 3 नहीं 291 तो यहाँ पे था ना,
तो ये हाँ, तो 300 से ऊपर, कोई 320 के करीब ये मिल रहा था, कोई 310 का ले रहा था, कोई 320 का। तो माशी हालात तो खराब हैं। तो इस दुआ के साथ कि मजीद हालात बेहतरी की तरफ जाएं, बुराई की तरफ ना जाएं। और ये अब इसमें वफाकी हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत पार्टी है, 13 पार्टी हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अजहर सिद्दीक साहब ऐसे तो नहीं बैठे बैठे रहेंगे, वो भी उनकी हिकमत अमली होगी सियासी। जी जी, फाइनल वर्ड जी। डॉक्टर साहब देखिए, मैं बताऊं आपको, अगर इन सियासी जमातों के पास, इन्हें अगर स्टेट्समैन के तौर पर होते तो अपनी जात से छोड़ करके इन्होंने क्या किया? नैब में तरामीम की, भर्ती की है, चेयरमैन नैब इन्होंने भर्ती किया, नैब में तरामीम करने के अलावा पोस्टिंग ट्रांसफर, ईसीएल, और क्या किया इन्होंने कौम के लिए बता देना। अभी देखिए, अब लाइनों में रखकर लोगों को आटा की तकसीम में मार दिया, सिर्फ अखबारी इश्तेहारों के अलावा। वो अलग है, लेकिन यह है कि इसको जो ये गवर्नमेंट आई ना, इसके पास कोई प्लान, मिफ्ता इस्माइल आए, साग डार आए, किसी ने कोई ऐसा पॉजिटिव प्लान नहीं दे सका। और ये बात इमरान खान साहब और हम पहले दिन से कह रहे थे कि इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। अदालतों में तकसीम तो बहुत बुरी बात है, बहुत गलत है ये। इनका काम है डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया के अंदर देखें, इंडिया के अंदर भी देखें, तो स्टेट्समैन बन के करते हैं। जाती लड़ाइयां अपनी जगह है, लेकिन वो इदारों को तकसीम नहीं करते। और ये 13 सियासी जमातों ने सबसे ज्यादा खतरनाक जो काम किया है, हमारे इदारों में तकसीम पैदा की है। तमाम इदारों में, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, तमाम इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश। अभी भी सुधर जाना चाहिए इनको, और इनको कौम से माफी मांगे आगे इलेक्शन लड़े। जो भी इलेक्शन ले गया बात खत्म, और जिसके मुकद्दर में आके बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। अब ये जो अजहर सिद्दीक साहब ने बात की है, जाहिर है कि आज, लेकिन वो क्या बहरान खत्म हो गया? मुझे लगता है बहरान खत्म नहीं हुआ। और उसकी और ये मामला टकराव की तरफ जाएगा। क्या हो सकती है उस पर बात देखिए, एक तो ये है कि वो कंटेम्प्ट की बातें चल रही हैं कि क्या, हाँ, लेकिन उसके नतीजे में तो बहरान और बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना। कंटेम्प्ट अगर अदालत खुद शायद ना ले, शायद इसको नजरअंदाज करे, अभी क्या होता है, इंट्रा कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए, आपस में ये तकसीम का तासुर जो है ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। ले लेते हैं और इलेक्शंस, यानी और तो कुछ हुआ सो हुआ, ये जो आखिरी अशरे में मेरे ख्याल से ये तो, और ईद वीद तो हमारे अकाबरीन की जो है ये ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि 14 मई का मतलब ये है कि 1 माह और तकरीबन 9 दिन के बाद इलेक्शंस हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीटीआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन की तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने का फैसला किया गया। ये जो पैसों की बात हुई है ना, कि पैसे फराहम करे, तो जरा पैसों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। ये जो पैसा है ना, दौलत, ये मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती रही है तारीख में। और अगर हम चले जाएं कबल मसीह रोमन दौर से, तो उस वक्त जो है वो चांदी के सिक्के होते थे, जिनको रोम में ऑरिस या उसको बिवारी भी कहते थे और ऑरिस भी कहते थे जी। अच्छा, फिर उसके बाद जब बाज़ंताइन दौर आया, तो ये अगर हम सिक्के हम उनकी ये देखें, बाज़ंतीनी दौर जब आया तो सॉलिदस के नाम से ये सिक्के चलना शुरू हुए। और ये जो सॉलिदस थे, ये भी जो हैं ये इसी तरह से चांदी के या सोने के, ठीक है, ये सोने की अशरफियाँ थी। सॉलिदस जब आए तो ये सोने की अशरफियाँ थीं। फिर उसके बाद जब मुख्तलिफ सल्तनतें ऊपर आनी शुरू हुई, तो उसके बाद ये हुआ कि हमें फियोरिनो एक सिक्का नज़र आता है, जो कई साल तक जिसने फिर राज किया। और उसके बाद फिर जब स्पेनिश, जब ये वलंदेजी या नेदरलैंड्स के लोग ऊपर आए, तो उसके बाद फिर गुल्दन 17वीं और 18वीं सदी में वो भी अशरफियाँ। फिर उसके बाद जब स्पेनिश आए, स्पेन होता है ना, ये अमेरिका, कोलंबस और ये सारा स्पेन फैलना शुरू हुआ, तो स्पेनिश डॉलर आया, और वो जो है वो भी तमाम दुनिया के अंदर फिर एक वक्त था जो स्पेनिश डॉलर का ही राज आ गया। फिर 19वीं और 20वीं सदी, 19वीं सदी 18वीं 19वीं सदी में जब बरतानिया अरूज पे गया, तो उस वक्त फिर पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड का राज आया। और इसको और फिर ये पहली जंग अजीम में जाके ये
पाउंड जो है इसकी वक़्त कम होनी शुरू हुई और डॉलर इमर्ज होना शुरू हुआ, और उसके बाद दूसरी जंग अजीम में डॉलर ही आ गया। वो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत ये हुआ कि डॉलर ही आ गया, और डॉलर जो था ये करेंसी यानी नोट की शक्ल में, लेकिन इसकी कीमत सोने के साथ लगा दी गई। यानी डॉलर जो है वो 35 आउंस और वो उसका कर दिया गया, लेकिन निक्सन ने 1971 में उसको अलग किया, जिसको निक्सन शॉक कहते हैं। तो वो एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया, उसकी जो सोने के साथ था कि आप जाके ये दें तो इतना ही आपको सोना मिलेगा, सोने के इक्वल उसकी हैसियत खत्म हो गई। इससे पहले हमेशा तारीख में अशरफियां सोने की, चांदी की, ये इस तरह से सिक्के हुआ करते थे। अच्छा, इन्होंने राज कितने अरसे किया? पीरियड अगर आप देखें तो पुर्तगाल की करेंसी ने 75 साल राज किया, स्पेन की करेंसी ने 110 बरस राज किया। अच्छा। इस टेबल में अगर हम देखें, जो नेदरलैंड की करेंसी है उन्होंने 75 साल राज किया, फिर वो भी खत्म हो गई। फ्रांस ने 105 साल राज किया, वो भी खत्म हो गई। और उसके बाद बरतानिया के पाउंड ने, अगर हम इस में देखें मैप में, तो उन्होंने यहां पे राज किया 110 साल, 110 साल उन्होंने राज किया। और फिर बरतानिया जो है वो 1925 से अगर हम लें तो 1925 से लेके आज तक उन्होंने तकरीबन 88 साल राज किया डॉलर ने, अमेरिकन डॉलर ने। ठीक है, पाउंड खत्म हुआ, अमेरिकन डॉलर आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और अमेरिका चला गया। और ये आप टेबल अगर हम देखें तो इसमें हमको ये साल बड़े क्लियर नजर आते हैं। ठीक है, इसको अगर बड़ा करेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो इतने सालों के बाद ये करेंसीज खत्म होनी शुरू हो गई, इन करेंसीज की वैल्यू खत्म होनी शुरू हो गई। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि डी डॉलराइजेशन दुनिया में शुरू हो गई है। डॉलर की जगह युआन जो है, यानी चाइना की जो करेंसी है, वो उसकी जगह ले रही है। मुकम्मल तौर पे जगह नहीं ली, लेकिन बड़ी हद तक उसकी जगह ले रही है। रशिया के ऊपर पाबंदियां लगी यूक्रेन जंग में, इससे पहले भी चाइना अपनी करेंसी को ला रहा था, लेकिन रशिया के ऊपर स्विफ्ट की पाबंदियां लग गई, उनके 600 बिलियन डॉलर्स मुंजमद हो गए। लेकिन रशिया के अंदर कोई बैंक क्रैश नहीं हुआ। बैंक कहाँ क्रैश हुए? मगरब के अंदर, अमेरिका के अंदर। ठीक है, स्विट्जरलैंड में बैंक बंद हो रहे हैं। तो रशिया जो है वो इन तमाम पाबंदियों से निकल गया, और चाइना इस दौरान अपनी मुतबादिल करेंसी सामने लाया, और उसने, चाइना जो है वो अब अपनी करेंसी, रशिया चाइना के साथ जो सारी उनकी आपस में डीलिंग हो रही है, वो फिर ब्राजील और चाइना के दरमियान जो है वो डीलिंग शुरू हो गई है। अब ब्राजील ब्रिक्स का मेंबर है। अच्छा, इंडिया जो है वो रुपये में डील कर रहा है यूएई के साथ। उसने कहा हम रुपये में डील करना चाहते हैं, और वो बाकी मुल्कों को भी उन्होंने कहा है कि हम जो है वो बांग्लादेश और बाकी मुल्कों के साथ भी हम लोकल करेंसी में, अपनी अपनी लोकल करेंसीज में डील करेंगे, डॉलर को डालने की जरूरत ही नहीं है। एक तरह से खौफ भी पैदा हो गया जब ये सैंक्शंस लगी ना, पाबंदियां लगी, तो हो गया कि एक मिनट यार, पैसे सारे बाहर रखे हुए हैं, तो फड्डा पड़ गया। तो देखे ना, रशियंस के बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे यूरोप के अंदर, वो सारे फ्रीज हो गए। तो उन्होंने कहा ये तो सेफ ही नहीं है यहाँ पे पैसे रखना, तो बेहतर ये है कि अपनी एक पैरेलल सिस्टम को। अब जनाब सूरत हाल ये बनी है कि ये डी डॉलराइजेशन का अमल हो गया तेज। अच्छा, इसके ऊपर जो है सबसे पहले तो आप देखें ना, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट आज क्या कह रहा है कि चाइना युआन मेक्स ब्राजील इंडोर्स एट डी डॉलराइजेशन रिफ्लेक्ट्स क्रैक्स इन यूएस करेंसी सेटलमेंट्स। ब्राजील के जाने, ब्राजील बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी, और ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स में ऑलरेडी चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे जा चुके हैं चाइना के कैंप में। एक इंडिया रह गया, और इंडिया भी अपनी इंडिपेंडेंट इंडियन रुपी के अंदर रशिया के साथ एक मामला कर रहा है। और उसके बाद जो है वो इसकी वजह ये हुई कि पिछले साल जो है जब ये पाबंदियां लगी, तो लोगों को एहसास हुआ कि जैसे तेल एज अ वेपन यूज हुआ था 73 में, तो डॉलर एज अ वेपन यूज हो रहा है रशिया के खिलाफ। तो डॉलर जो है वो तो वेपन है, डॉलर फ्रीज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसने कुछ दिन पहले ये लिखा कि ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट पुट्स द डॉलर्स एक्सॉर्बिडेंट प्रिविलेज अंडर थ्रेट। और ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि चाइनाज युआन रिप्लेसेस डॉलर एज मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन रशिया। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि, ब्लूमबर्ग तो मैंने बता दिया, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है न्यू वर्ल्ड एनर्जी ऑर्डर इज टेकिंग शेप। ठीक है, और उसमें वो साथ ही ये बता रहा है कि अब जो ऑयल की, यानी पेट्रो डॉलर वहां से शुरू हुआ था 1945 में, जो रूजवेल्ट शाह अब्दुल अजीज से मुलाकात हुई थी यूएसएस क्विंसी के ऊपर, और वहां से ये तय हुआ था कि सिक्योरिटी देखेंगे वो अमेरिकन देखेंगे खित्ते में, और उधर से तेल जो है वो डॉलर्स में होगा। लेकिन अब ये पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन का जो है
एक नई इस्तेलाह निकल रही है कि तिजारत जो है, और अगर सऊदी अरेबिया इस तरफ चला गया, और सऊदी अरेबिया, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो 7वीं स्लाइड है, सऊदी अरेबिया कंसिडर एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर्स फॉर चाइनीज ऑयल सेल। अब मुझे ये बताएं कि ये पिछले साल से बात इनकी चल रही थी, और शी जिनपिंग जब अभी आए हैं सऊदी अरेबिया और ईरान और इन मुल्कों में, ये सारी तो तिजारत यही है ना। देखो G20 तो कहीं गायब हो गया ना, वो G7 भी है, उसमें ब्रिक्स भी है, उसमें कोई और छोटे छोटे, वो मसला ये कि उनमें से अक्सरियत अगर इधर चली जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद, अच्छा, एक तो वो ट्रंप को अभी उन पे फर्द जुर्म आयद हो रही है, वो आए हैं जहाज में, उनको लाया जाएगा, मुजाहरे हो रहे हैं, वो सारा। लेकिन मैक्रो EU की प्रेसिडेंट, ये दोनों जो हैं, ये 3 रोज के दौरे पे कल से चाइना पहुंच रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और उसके फौरन बाद जर्मन फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहे हैं। ये मैक्रो का तीसरा दौरा है, दूसरी मुद्दत में पहला, जो पहली मुद्दत थी उनकी सदारत की, उसमें दूसरा, 2 दौरे कर चुके थे वो, तीसरा दौरा, और 3 दिन का दौरा है। सही हो गया। और इस ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। इंडिया कहां है? इंडिया, फिर वही बात आती है, इंडिया की डिप्लोमेसी जैसे हमें नहीं समझ में आ रहा, हम कहें इंडिया हर जगह है और हर जगह नहीं भी है, ये भी कमाल है। बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। वहां क्या हो रहा है? नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, भारतीय डिप्लोमेसी पर बात कर रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान में अभी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त असर है इसका, मैं पाकिस्तान के, और उसकी वजह यह है कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और उस पर हम कभी बात नहीं करते। लेकिन ये जो मामला है, देखें, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, और हम 7 सिस्टर स्टेट्स के ऊपर बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, और हम बता भी चुके हैं बहुत दफ़ा उनका कि 7 सिस्टर स्टेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या सारा, ठीक है। और 7 सिस्टर स्टेट्स में नागालैंड, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे शुमाल में है, सबसे शुमाल में, इसको, अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा कहता है जी। और चीन कहता है कि ये जनूबी तिब्बत है। बिल्कुल यही कहता है, ठीक है, जनूबी तिब्बत है। और भारत, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश जो है, इसके एक तरफ देखें आप तो भूटान है, ठीक है, इसके नीचे आसाम, नागालैंड, यहाँ पे तहरीकें चल रही हैं, ऊपर भी, मतलब ये एक बड़ा अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि 11 वहाँ पे जो मकामात हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनके नाम चाइना इनको ज़ेंगनान, अपने सूबे ज़ेंगनान का हिस्सा कहता है। ये ग्लोबल टाइम्स की 18वीं स्लाइड। और सदर्न पार्ट ऑफ शिंगयांग सूबे का, तो यहाँ पे 11 मजीद इलाकों के नाम तब्दील कर दिए हैं चाइना ने। अच्छा, अब ये है कहां पर? चाइना ये कहता है कि ये साउथ तिब्बत है, ये हमारा इलाका है, इसको देखना भी मत, सोचना भी मत, ये सारा हमारा इलाका है। ये जो है, इसको, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है? इसके ऊपर ये हो रहा है कि भारत की तरफ से एहतजाज हुआ। राइटर्स की 16वीं स्लाइड कि इंडिया रिजेक्ट चाइनाज रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस अलोंग डिस्प्यूटेड बॉर्डर। भी एहतजाज करते करते वो उधर कर गए हैं, वहां चाइना उन इलाकों पे आके उनके विलेजेस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो इलाके हैं जो भारत के हाथ से निकल रहे हैं इन प्रैक्टिकल। अब एहतजाज करना इस पे, अच्छा, इसी साल वो SCO का इजलास है, वहां पे भारत में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं जो बात मुझे इसमें समझने से कासिर हूं, जो मैं हमेशा पिछले 2-3 साल से बात उठा रहा हूं, कि ये फॉरेन पॉलिसी कहां लेके जा रही है। मतलब भारत का इतना सारा इलाका वो निकलता जा रहा है, खामोशी से निकलता जा रहा है, वो अंदर फंसे हुए हैं, अंदर ये मामला, वो जो है वो कभी कहते हैं वो, मतलब जो भी उनके अंदर के इशू में, इंटरनल पॉलिटिक्स में। लेकिन ये जो इशू है कि 11 इलाके गए, उनके नाम वो चाइना का हिस्सा बन चुके हैं, और आप अपने मैप में कह रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक तो मामला। दूसरी जो बात ये है, ये देखिए CGTN 19 स्लाइड, चाइना ब्राजील स्ट्राइक डील टू डिच डॉलर फॉर ट्रेड। यानी ब्रिक्स खत्म हो गया ना, ब्रिक्स क्या एग्जिस्ट कर रहा है मुझे बताएं, ब्रिक्स की क्या वो अब हैसियत रह गई है। और उसके बाद जो है वो ये ब्लूमबर्ग को कोट कर देते हैं कि इंडिया ऑफर्स रुपी ट्रेड ऑप्शन टू नेशन फेसिंग डॉलर करेंसी, बांग्लादेश, बाकी सारों को इंडिया कह रहा है हमारा रुपया ले लो। यानी डॉलर का जो इशू है, वो डॉलर का जो इशू है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ। अच्छा, अब यहां पे है पाकिस्तान, मैं कहता हूं ना कि बड़े फैसले करने हैं। अमेरिका का डॉलर जा कहीं नहीं रहा अभी, ये इमर्ज हो रहा है, युवाओं की जगह ले। अब पाकिस्तान ने बड़े फैसले करने बतौर रियासत। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एक बेंच, दूसरा, तीसरा, ये
ये वक्ती, इससे हमें नहीं, ये 7 से 8 और अल्लाह करे खैरियत हो और ये इलेक्शंस की तरफ मामला जाए, मजीद बहरान ना खड़े हों। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि जो खित्ते के बड़े वाकयात हो रहे हैं ना, जिसमें हम ऑलरेडी लेट हैं, हम पीछे रह गए हैं बहुत ज्यादा। ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र, इधर ये बहुत कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त इससे हमें निकलना होगा। बिल्कुल नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को वाकई रहूंगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।